पर दरअसल अभय, क्योंकि आप समाजशास्त्री भी हैं, ये धर्म बनाम जाति का संघर्ष भी उसकी एक वानगी देख रहे हैं, उसको संभालने की एक बीजेपी की तरफ से कोशिश कि भाई हिंदू बनकर वोट करे वोटर, जो हिंदू वोटर है, जातियों में ना कहीं बट जाए। देखिए, भाजपा ये तो चाहती है, कोशिश भी करती है कि वोटर हिंदू बनकर वोट करे, लेकिन साथ में वो जातियों को भी लगातार साधती रहती है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से अपने प्रभाव क्षेत्र में, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में जितनी खूबी के साथ जातियों के समीकरण बनाए हैं, समुदायों को आपस में जोड़ा है, वो मेरी निगाह में एक बड़ी ही लाजवाब किस्म की राजनीतिक कार्रवाई है, जिसका श्रेय मैं भाजपा को देता हूं। उससे पहले भाजपा का नेतृत्व पहले कभी ऐसा नहीं कर पाया था जो इस बार किया है। अब प्रश्न आता है राम मंदिर का सवाल। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि राम मंदिर बनने का श्रेय सब लोग भाजपा को ही देते हैं, और राम मंदिर के बनने के लिए उनके मन में भाजपा के प्रति एक तरह की भावना भी है। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग इसी सवाल के ऊपर वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को? क्या राम मंदिर के सवाल पे ही भाजपा को वोट मिलेगा? यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इस यक्ष प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं मिला है। ये 4 जून को इसका उत्तर प्राप्त होगा। 80 सीटों में से 80% पर अभी वोटिंग नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। इस बात को हमें क्या ध्यान में रखना है? भाई, यहां तो बात जो चर्चा हो रही है उसमें केवल मसला उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। मसला तो ये बताया जा रहा है कि इसका पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई अब तीसरे चरण में तो केवल 10 हैं लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की। हाँ, तब भी जाकर 26 होंगी, उसके बाद भी 54 बची हुई है। 54 बची रहेंगी। तो यहां तो ये कहा जा रहा है कि इसका असर सारे देश में पड़ेगा, सारे देश में पड़ रहा है इसका असर, या कोशिश की जा रही है उसका असर डालने की। तो राम मंदिर के मुद्दे का एक भारत की जमीन पर एक यूनिवर्सलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। इसका श्रेय भाजपा को है। राम के प्रति आस्था भी बहुत है, कभी कमी नहीं थी, न अतीत में। पर मुद्दे की गूंज है क्या? गूंज तो नहीं सुनाई पड़ती। अगर गूंज सुनाई पड़ती तो सर्वेक्षणों में दिखाई पड़ती। भाई, कुछ ना कुछ तो सर्वेक्षण में आहट मिलती ना उसकी। ये सही है कि वैसा 90 के दशक में जैसी बातें मुखर रूप से कही जाती थी वो नहीं होती थी, लेकिन कुछ तो दिखाई पड़ती, वो तो नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन अब ये तो एक तर्क है भाई कि अंतरधारा चल रही है, एक साइलेंट खामोश लहर चल रही है, ये सब बात आप कह सकते हैं। तो इसकी पोजीशनिंग और इसकी टाइमिंग इसीलिए अहम हो जाती है। अभी भाई 64 सीटें बची हुई हैं। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 62 से कितना बढ़ा पाती है बीजेपी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, 4 जून को लेकर, मतगणना के दिन को लेकर। ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं बढ़ेंगी तो मान लीजिए अगर कहीं सीटें कम हो गई तो उसकी पूर्ति कहां से होगी? गुंजाइश ही नहीं है कोई पूर्ति होने की। इसलिए उत्तर प्रदेश में तो भाजपा को सीटें बढ़ानी है। अगर भाजपा को 2019 का नतीजा दोहराना है तो उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ाना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि और कहीं भी उनके लिए कोई कुशन नहीं मौजूद है। तो मोटी बात क्या है? एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा। आप बीच में कुछ बोलना भी चाह रहे थे यशवंत। ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में भी तब्दील हो रही है क्या? 24 की लड़ाई है। मुझे लगता है कि संदीप, ये तीसरे फेज वाला चुनाव है, हम इसे उत्तर प्रदेश पे न देखें। उत्तर प्रदेश की केवल 10 ही सीटें जा रही हैं, अलग अलग फेजेस में अलग अलग जा रही है। लेकिन सच्चाई है तीसरे चरण के चुनाव में 26 की पूरी सीटें गुजरात की जा रही हैं। हाँ। तीसरे चरण के चुनाव में बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ की बची हुई सीटें जा रही हैं। 7 सीटें छत्तीसगढ़ की हैं। कर्नाटक में जहां बजरंगबली को बड़ा मुद्दा बनाया, अब रेवन्ना बड़ा मुद्दा बन रहे हैं, वहां पर 14 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 11 सीटें हैं। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये यूपी का केवल मसला नहीं। जब आप ये देखते हैं तो ये हिंदुत्व की लेबोरेटरी का एक बड़ा हिस्सा है जो तीसरे चरण में जा रहा है। इसीलिए फिलहाल जो है वो 5वें चैप्टर से हम वापस पहले चैप्टर पे रिवीजन के लिए पहुंच गए। तो तमाम जब आपको लगे कि डाउट हो कहीं पर भी, आपको लगे कि अब अगले चरण में क्या है, तो आप मानिए कि वो चैप्टर तो पहले चैप्टर पर जा रहे हैं। 20 सेकंड में प्रभु आपसे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। ये मंडल बनाम कमंडल की तरफ जा रही है क्या लड़ाई, या वो वैसा ना हो ये बीजेपी की कोशिश भी है? संदीप, मैं एक सवाल पहले खड़ा करूं कि आज भी राम जब गए हैं अयोध्या में रोड शो करने के लिए, इसके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू नहीं होगा, ये किसी खर्च के सीमा में भी नहीं आएगी कि वही दर्शन करने के लिए आप स्ट्रैटेजी समझिए कि आप बाहर कमंडल मंडल की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटा सेंटेंस खत्म करूंगा उसके बाद। इतने सारे लोग सारे देश भर से वहां इकट्ठे कैसे हो गए इतनी 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर?
तो आपको इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सारे देश से वैष्णव साहब का काम ही यही है कि सब प्रदेशों से गाड़ियां इकट्ठी लेकर के वहां पर आना। अगर आरटीआई लगा कर पता किया जाए कि सारे देश के अंदर से पिछले 1 महीने के अंदर कितनी ट्रेन किस प्रदेश से अयोध्या गई, उसी में आपको पता लग जाएगा कि सारे प्रदेशों के अंदर 100-100, 150 लोग, 1000 लोग ला करके वहां पर राम के नाम से मैसेज लेकर, राम का पानी लेकर, सरयू का पानी लेकर के वापस उन्हें प्रदेश में चले जाते हैं। तो आज अगर अयोध्या के अंदर हुआ है, कोई राम के कोई स्पेशल पर्व तो है नहीं आज की डेट के अंदर, और वहां गए हैं, दर्शन दिखाएंगे, लाइव डिस्कशन हो रही है, लाइव शो होगा, इतने सारे लोग हैं। ये अपने आप में एक चुनावी यात्रा भी है, परंतु राम का मैसेज सारे देश में फैलाने के लिए चुनावी यात्रा भी है, चुनावी शो भी है, और आस्था का सार्वजनिक एक शो भी सामने दिख रहा है। इससे आप जनता जनार्दन पर कितना असर पड़ेगा, सवाल तो लाख टके का वहां पर छिपा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।